नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, शानदार तरीके से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप सबसे ये विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जल्दी से आप सब जो है कि आ जाइए। और देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम सब देख रहे हैं। जैसे हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, जौ के उत्पादन में आपको जो है कि रूस का कौन सा स्थान है। तो इस तरह के प्रश्न आपको जो है हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये आपके भविष्य के लिए, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए हम सब शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं कि आप सब कितना कर पाते हैं। ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप सब कितने प्रश्नों को कर पाते हैं, चूंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आप स्वयं का भी आकलन करेंगे कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको नहीं समझ में आया, क्या इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हम सब जो है कि करेंगे इस पे। तो आइए देखिए, हम सब प्रश्नों के शानदार श्रृंखला को शुरू करते हैं। ये आपको पहला ही प्रश्न जो है कूट में मिलान करने वाला है। सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तब आपको इसमें जो है कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें किया गया है। तब बताइए कि 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख 315 में किया गया है, ठीक ना। 315 में संघ लोक सेवा आयोग है। वही बात की जाए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तब इसकी बातें 148 से लेकर आपको 151 तक बातें महालेखा नियंत्रक परीक्षक के की गई है। वहीं वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र आपको किया गया है, जबकि प्रशासनिक अधिकरण की बातें अनुच्छेद 323 ए में आपको किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पहले का आपको तीसरा, दूसरे का दूसरा, चौथे का पहला और पांचवें का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो ऑप्शन संख्या आपको 3-2 1 इज योर राइट आंसर होगा। एकदम सारे लोगों का जवाब शानदार तरीके से, एक मुझे उम्मीद है सबका जवाब सही होगा और है भी सबका जवाब, ठीक ना। तो चलिए देखिए अगले प्रश्न के ओर। ये देखिए, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। अब केंद्र सूची का विषय कौन है, तो जनगणना जो होती है ये आपको केंद्र सूची का विषय होता है, जबकि राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये आपको राज्य सूची का विषय है, जबकि समवर्ती सूची का विषय आपको जो है जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियंत्रण जो है ये आपको समवर्ती सूची का विषय है। और अवशिष्ट विषय में आपको जो है अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय है, जिस पर कानून, केंद्र को कानून बनाने का अधिकार आपको आता है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और आपको जो है चौथे का दूसरा। तो 3-1-4-2 ऑप्शन संख्या आपका 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। 1 जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब है। और लगभग कुछ लोगों का गलत आ रहा है जवाब भैया, ये मिला लीजिए 3-1-4-2 ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा, ठीक ना। 3-1-4-2। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। भारत की राष्ट्रीय भाषा से बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित एवं अनुसूची एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन से ये भी नहीं। तो बचा क्या, दल बदल जो है इसे ही संविधान के 10वीं अनुसूची में
आपको शामिल किया गया है। और ये कहवा तो 85वां आपको जो है 1985 ईस्वी में इसे आपको भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, ठीक ना। दल विदल संबंधी 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें संशोधन किया गया और कई महत्वपूर्ण बातें आपको जोड़ी गई, ठीक। लेकिन जो प्रारंभ में दल बदल संबंधी कानून कब आया था, तब आप जवाब देंगे कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 52वां, ठीक ना। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 श्री राजीव गांधी जी जो थे ये इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। साथ साथ ये दल बदल कहां से लिया गया है, तब बताइएगा कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, ये बड़ा है चीजें, सारी चीजें इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। आप स्वयं देखिए, ठीक ना। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए, आपको दिया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बातें की गई हैं। जब पूछे कि मौलिक कर्तव्य, तब संविधान के आपको 4A में आपको मौलिक कर्तव्य के बातें की गई हैं। वहीं आपको जो है संघ की बातें की जाए तब आपको भाग 5 में संघ का संविधान है, और आपात उपबंध जो है ये भाग आपको जो है कि 18 में आपको आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। ये आपको जो है कि भाग 5 जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है, संविधान का सबसे बड़ा भाग माना जाता है, चूंकि इसमें आपको अनुच्छेद 52 से लेकर और अनुच्छेद 151 तक, यानी लगभग आपको 100 अनुच्छेद इसमें है, ठीक ना। तब आप मिलान करिए, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। वैसे मौलिक अधिकार भाग 3 कहां से लिया गया है, तब बताइएगा कि यह आपको जो है कि ये कहां से, तो ये आपको मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, ठीक ना। वहीं जब बातें की जाए भाग 4 ये कहां से लिया गया है, तब बताइएगा रूस के संविधान से, USSR रूस के संविधान से आपको यह लिया गया है। वहीं भाग आपको 18 जो है ये जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से, जर्मनी के संविधान से या वाइमर गणतंत्र से ये आपको लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, चीजों को समझिए। देखिए, एक चीजें आपको यहाँ 4 तो यहाँ मिले, 5 6 7 8 9, ये सारी बातें आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आप सबको पढ़ाया गया है हिंदी, जबरदस्त पढ़ाए हैं सर ने, एकदम जी जान लगा के जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है। वहीं पे UPSSC वीडियो भी हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति किस माह के बीच देखी नहीं बच्चा, देखी जाती है। मार्च अप्रैल मई में,
मई जून में या जून जुलाई में, किस महीने में आपको जो है देखी जाती है यहाँ पर विनाश के स्थिति, ओजोन परत में क्षरण के स्थिति आपको किस महीने में देखी जाती है? तब बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत के विनाश की स्थिति जो है ये मार्च अप्रैल महीने में आपको देखी जाती है। जबकि यही जब आप जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में बातें करेंगे तो वहां सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलता है। ठीक ना। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का धुआं नगरी के नाम से किसे जानते हैं? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या कानपुर को? सब के सब एकदम जबरदस्त, एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। लेकिन आपको बताना है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तब बताइए जल्दी से, फटाफट सभी लोग जल्दी से, आप सब जल्दी से जवाब दीजिए भाई, जल्दी से। ठीक ना, एकदम फटाफट। अच्छा, कुछ लोगों का कलकत्ता आ रहा है, कुछ लोगों का दिल्ली भी आ गया, बिल्कुल कानपुर। अच्छा देखिए भाई, ये आपको जो है कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। जबकि आप देखोगे वर्ल्ड स्मोक सिटी जो है, स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड, ठीक ना, या जो है कि विश्व का स्मोक सिटी किसे कहते हैं? तब भी आप जवाब दोगे कि स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड, स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड ये किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कि ये शिकागो, अमेरिका का शिकागो जो है इसे ही स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यहीं पे आप देखोगे तो इतिहास के पन्नों में जाना, 1893 ईस्वी में पहली बार विश्व धर्म सम्मेलन, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक ना, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन आपको यहीं पर किया गया था, जिसमें स्वामी जी ने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाग लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेग में या लंदन में? तब बताइएगा सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? कोई बताएगा? सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा जो है कहाँ हुई थी? वर्षा कहाँ हुई? ठीक ना, कहाँ हुई? तब आप जवाब दीजिएगा कि सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा नॉर्वे में हुई और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही अंतरराष्ट्रीय वर्षा अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ये आपको ओस्लो में आपको किया गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, निम्न में से कौन सा भी वृक्ष पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? सफेदा, आपको खुबानी, नारियल ताड़ या ग्रे एल्डर? कौन सा वृक्ष जो है ये पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? ये आपको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी इसलिए कहा जाता है कि आसपास की जितनी लवणीय और पानी को बहुत अधिक सोखता है, ठीक ना, इसीलिए इसे आपको जो है कि आतंकवादी वृक्ष का दर्जा प्रदान किया गया है। ये सफेदा है और ये सफेदा आपको इसे ही यूकेलिप्टस इसे यूकेलिप्टस के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से आपको जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया से ही विश्व के अन्य देशों में भी इसका जबरदस्त तरीके से वृक्षारोपण हुआ। ये कई लाभ के काम में आता है। भारत में भी यह प्रारंभ में बहुत तेजी से आया और लगाया भी गया। बाद में इसे आतंकवादी वृक्ष, पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष कहकर संबोधित किया गया। ये आपको यूकेलिप्टस है और खासकर समुद्र के, ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के किनारे जो हैं ये सबसे अधिक यही सफेदा या यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये CBT2 और ग्रुप डे शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से संचालित है। साथ साथ ही यूपी कांस्टेबल का बैच भी हमारी संस्था जो है वो चला रही है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए,
ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका अदा करती है? ये आपको H2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2 या SO2, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है? तब सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस में आपको सबसे अधिक मुख्य भूमिका अदा जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस में आपको सबसे बड़ी भूमिका अदा जो है वो यही करता है, जबकि इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें जलवाष्प भी होता है, इसमें ओजोन गैस भी होती है, इसमें मीथेन भी होता है, इसमें CFC भी होता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य उत्सर्जन में सबसे बड़ी भूमिका आपको CO2 की है। नेक्स्ट देखिए, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है? तब आप जवाब दीजिएगा कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है वह गैस आपको कौन सी है? तब बताइए कि वह गैस मीथेन है। और आपको जो है घास पर धान पारिस्थितिकी जो है ये सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। साथ साथ ही मीथेन जो CH4 होता है ये आपको सबसे अधिक यहाँ से धान के खेत से तो होता ही है, साथ साथ ही प्लस ये जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से भी आपको उत्सर्जन होता है, सर्जन होता है। ये याद किए रहेगा, उत्सर्जन आपको होता है इसका CH4 का, मीथेन का। जो गैया देखते होंगे बैठ के खाना वाना खाने के बाद काफी देर तक चबाते हैं और उनके मुंह से जो गैस निकलती है तो वो CH4 ही होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में आपको जो है 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। 32 में से आपको 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत जो है ये आपको 1 बार विकसित होते हैं। तो 2 मनुष्य के आपको दांतों में ये महत्वपूर्ण बातें कि 20 दांत है आपको जो है 2 बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में ये रहा, कोसेरुक रज्जु में से कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? यानी कितना जोड़ी आपको जो है कि 13 जोड़ी, 31 जोड़े, 33 जोड़े या 12 जोड़े? तब बताएगा कि कसेरु रज्जु में से आपको जो है 31 जोड़ियां आपको निकलती, कितना 31 जोड़ियां आपको निकलती हैं तंत्रिका तंत्र के लिए, ठीक ना। तंत्रिका आपको कितनी निकलती है, कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़े तंत्रिका आपको निकलती है। नेक्स्ट देखिए, ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारे संस्था की ओर से ये कोर्स संचालित है और यह आपके सुनहरे भविष्य में काफी अहम भी रोल अदा करने वाला है। तो इसे जरूर परचेज करिए। इसमें आपको 600 से अधिक वीडियो है, 600 घंटे का मतलब 600 वीडियो, ठीक ना। फ्री टेस्ट सीरीज भी है, साथ साथ स्मार्ट आपको PDF मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। तो इस तरह से आप देखोगे तो हमारे संस्था की ओर से आप सबके लिए शानदार प्रकार के ये क्लासेस चल रही हैं, ये आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तब आप बताइएगा ओडेंटोलॉजी कहा जाता है या ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है या फाइकोलॉजी कहा जाता है या माइकोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को हम सब क्या कहते हैं? जल्दी से आप सबका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जल्दी से, ठीक ना। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये सब आपके सामने है, ठीक ना। ये आपको जो है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको जो है हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी जो है ये हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। जबकि कमेंट बॉक्स में आप सब बताइए माइकोलॉजी किसे कहते हैं, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। ये एक अध्ययन से संबंधित, चाहे फूल का अध्ययन हो, बागवानी का अध्ययन हो, चाहे जो भी हो, एक अध्ययन आप सर्पों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन, पत्थरों पर उगने वाले आपको जो है कि वनस्पतियों का अध्ययन, ये सारे अध्ययन आप रट लो भैया, ठीक ना। और नहीं रटते हो तो इसके जिम्मेदार आप हो। एक प्रश्न यहां से हमेशा हर एक एग्जाम में आपको बनेगा, ठीक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं, 30 होती हैं, 29 होती हैं या 45 होती है? मानव कपाल में हड्डियों की संख्या आपको कितनी होती है? तब आप जवाब दीजिएगा कि मानव कपाल में आपको जो है कि 8 हड्डियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कितने? 8 हड्डियां आपको मुख्य रूप से मानव कपाल में जो है ये पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, कुद्रेमुख लौह खनिज निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख आपको उड़ीसा में है या कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है। ये कुद्रेमुख जो है लौह के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तब बताइए कि यह लौह अयस्क जो है ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। कुद्रेमुख जिला भी है कर्नाटक का, ठीक। और कुद्रेमुख पहाड़ी भी है। तो कुद्रेमुख की पहाड़ी से ही सबसे अधिक लौह का उत्पादन किया जाता है और बड़ा ही शुद्ध लोहा यहाँ से हेमेटाइट प्रकार का लोहा प्राप्त किया जाता है और ये लोहा जापान को भी निर्यात किया जाता है। इसी की खान के लोहे जो हैं ये जापान को निर्यात किए जाते हैं, ठीक ना। जापान को निर्यात यहीं के लोहे आपको किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। खेतड़ी, मुंडन, कुंदन क्षेत्र कौन से खनिज के लिए आपको प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, मुंडन, कुंदन, खेतड़ी से पकड़ ही लो, एक ही से आपको मुंडन कुंदन यदि आप परीक्षा में नहीं भी जानते हो तो भी आपको खेतड़ी पकड़वा देगा। और अगर थोड़ा सा भी जो है इतिहास भूगोल पढ़े होंगे तो राजा खेतड़ी, ये राजस्थान में खेतड़ी है। कहाँ है? ये राजस्थान में खेतड़ी है। और आप सबको बता दें कि ये तांबे के उत्पादन के लिए भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे इस बात की जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल में ही आपको खेतड़ी से तांबे का उत्पादन किया जाता था और आज भी आपको जो है इस खेतड़ी से तांबे का उत्पादन किया जाता है, यानी निकाला जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से लिखा गया है जो आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके भविष्य के लिए ये बड़ा फायदेमंद है। ये सिर्फ आप ही से नहीं जुड़ा हुआ है, हम सबसे भी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप सबके लिए बड़ा ही फायदेमंद है और जरूर परचेज करिए। आपके भविष्य के लिए ये काफी जो है कि अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट देखिए, संचित भंडारण की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक ब्यूटिमिनस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, जबकि एंथ्रासाइट्स कोयला जो है ये सबसे उत्तम कहा जाता है। एंथ्रासाइट्स कोयला सबसे अधिक
चीन में पाया जाता है, लेकिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में भी एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। अब भंडारण की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक आपको कोयला का भंडार है या किस क्षेत्र में है, तब दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, या महानदी कोयला क्षेत्र, या सोन नदी घाटी में, या गोदावरी नदी घाटी में, तो सभी घाटियों में आपको कोयले के अवशेष मिलते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो है दामोदर नदी घाटी में आपको कोयला का साक्ष्य प्राप्त होता है। चाहे आप रजहरा हुआ, चाहे आप जो है कि देखेंगे तो क्या झरिया हुआ, ये सभी कोल जो है कोल खान ये आपको दामोदर नदी घाटी में ही स्थित है। और दामोदर नदी घाटी ये भारत के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। दामोदर नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दामोदर है ना, ये दामोदर नदी ये कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है, ठीक ना। ये आपको जैविक मरुस्थल नदी के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पछुआ जेठ धारा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, या 60 डिग्री से 65 डिग्री आपको जो है कि उत्तरी अक्षांश के मध्य, या 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, या आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। किस अक्षांश के मध्य? दोनों अक्षांश यानी इसमें आपको शामिल किया गया है। किस में पाया जाता है? पछुआ जेठ पवने। जेट पवन का मतलब कि ये काफी रफ्तार से वायु धरती से थोड़े ऊपर उड़ा करते हैं, चलते हैं। और ये आपको जो है पछुआ जेट पवन किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पछुआ जेट पवन आपको चला करती है। और पछुआ जेट पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में बहती हैं, ये महत्वपूर्ण बातें। जबकि आप देखोगे तो दोनों गोलार्धों में पछुआ पवने 30 से 65 डिग्री के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवने आपको जो है ये बहा करते हैं। पछुआ पवन, पछुआ जेट नहीं, पछुआ पवन ये जो है 30 से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों के मध्य ये पछुआ पवन चलती है। पछुआ पवन, ये बातें। और आपको पछुआ जेट जलधारा जो है या धारा ये 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चला करते हैं। नेक्स्ट, भारत में अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, या आपको अंडमान तथा निकोबार। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं शब्द दिया है, ठीक ना। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है नहीं है, कौन सा नहीं है? तब पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश जो है ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। ये देखो, ये भारत का यदि आप मैप देखोगे तो पश्चिमी घाट आपको जो है यही आपको पश्चिमी घाट जो है ये पश्चिमी घाट के रूप में है, ठीक ना। होता क्या है कि अरब सागर के मानसून जब है यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ प्रवेश करती है तो आपको करती क्या है, यहाँ एक ऊंचाई पर उठकर जो है, चूंकि संघनन की क्रिया के फलस्वरूप बारिश होती है तो ऊंचाई पर उठकर जो है ये काफी ऊंचा भाग है। ऊंचा होने के कारण इसके इस पार तो खूब वर्षा होती है इधर वाले क्षेत्र में, लेकिन जस्ट इस पार वाला जो भाग है इन क्षेत्रों में वर्षा आपको बहुत कम होती है। इसके लिए कहीं न कहीं आपको जो है वृष्टि छाया प्रदेश, ऊंचाई के बाद ढलान इधर पड़ा तो कुछ तो भाग पर हुआ, लेकिन इसके बाद हवाएं ऊपर चढ़ी, फिर ये नीचे सीधे नहीं उतरती, ये सीधे ऐसे करके निकल जाती है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में बारिश
कम होती है, जबकि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ये मानसून राम, मेघालय में सबसे अधिक मानसून राम और चेरापूंजी के आसपास के क्षेत्रों में वहां बारिश सबसे अधिक होती है। वैसे भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। इसके बाद आपको जैसलमेर दूसरा स्थान है जहां सबसे कम वर्षा होती है। आपको लेह लद्दाख में आपको जो बारिश है वो मात्र और मात्र 8 सेंटीमीटर होती है, जबकि जैसलमेर में आपको 9 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की ओर आपको कौन सी पेटी पाई जाती है? ये देखो, ये आपको यही है भूमध्य रेखा 0 डिग्री और इससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है इसे हम किस नाम से आपको जानते हैं? तब बताइए कि इसे शांत पेटी कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं, ए और बी दोनों हैं, या ध्रुवीय पेटी है। तब बताइए कि ये आपको इसे है शांत क्षेत्र या डोलड्रम, दोनों बातें एक ही है। ये आपको ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब हुआ। ये 5 डिग्री आपको जो है उत्तर, ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, तो ये आपको बातें हुई थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैथ्स के बिग बॉस हमारे जो हैं कि प्रवीण सर हैं, और मैथ्स खासकर सुपर टेट के विद्यार्थियों का, मैक्सिमम बच्चों का मैथ बड़ा कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में या जो भी अन्य आपके भाई बंधु कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक बार उनको सजेशन जरूर करिए कि आप जो है मैथ के बिग बॉस प्रवीण सर का क्लास जरूर अटेंड करें, देखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करने की बातें आ गई, और ये सब के सब लॉर्ड कर्जन के समय के महत्वपूर्ण आयोग हैं। चाहे मैकडोनाल्ड आयोग हो, चाहे मानफ्रिक आयोग हो, फ्रेजर आयोग हो, ये सब के सब जो आयोग हैं ये आपको संबंधित है। तो आइए हम सब मिलान करते हैं। ये आपको मैकडोनाल्ड आयोग जो था ये लॉर्ड कर्जन के समय अकाल से संबंधित आपको मैकडोनाल्ड आयोग था, जबकि मानफ्रिक आयोग जो था ये सिंचाई से संबंधित था। एंड्रयू फ्रेजर आयोग जो था ये पुलिस व्यवस्था से आपको संबंधित था, एंड्रयू फ्रेजर, ठीक ना ये। और आपको जो है कि किचनर आयोग ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित था। तो इस तरह से आप देखोगे तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, कहां पे है भाई? 4 एक ही ऑप्शन बना है, 4 आपको जो है 4 एक ही ऑप्शन है। तो ये महत्वपूर्ण आपके सामने सवाल रहा, महत्वपूर्ण चीजें आप सबको अच्छे तरीके से समझ में भी उम्मीद करता हूं आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना? ये बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। आइए ये देखिए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान लगाए गए थे। कहाँ भैया? चिकमंगलूर जनपद में, या कुर्ग जनपद में, या आपको नीलगिरी जनपद में, या वायनाड में। तब ये अंग्रेजों द्वारा कहवा का प्रथम बागान कहाँ लगाया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है ये आपको सर्वप्रथम वायनाड में आपको लगाया गया था, जबकि पुर्तगालियों के द्वारा आपको चिकमंगलूर जनपद में, जो कि आपको ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक, ये केरल में है, और चिकमंगलूर जो है ये कर्नाटक में है, ठीक ना? ये कर्नाटक में है, ठीक। कुर्ग भी कर्नाटक में है। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों की सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन जिला जो है ये तमिलनाडु में नीलगिरी जिला है, ठीक। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको वायनाड जनपद में अंग्रेजों के द्वारा पहली बार लगाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वह आपको हुगली में की गई थी, ठीक ना। आपको पुर्तगालियों ने हुगली में 1529 ईस्वी में सर्वप्रथम अपना जो है कि वहां स्थापित करता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हुगली में पहली बार आपको इनकी कंपनी स्थापित होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो सबसे पहले गोवा को उपनिवेश बनाने वाले पुर्तगाली थे, और पुर्तगालियों ने खासकर जो है कि उस समय ये आपको जो था मुख्य रूप से बीजापुर के अधीन होता था, और बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके आपको पुर्तगालियों के नेतृत्व में पहला राज्य स्थापित होता है। और इसके स्थापना का श्रेय जो है भारत में किसे दिया जाता है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ये कमेंट करके बताएंगे। चूंकि भारत में उसे पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर के रूप में भी जाना जाता है। अलबुकर्क नाम सुने हैं? अलबुकर्क, ठीक ना। तो अलबुकर्क जो है इसी के द्वारा आपको जो है कि भारत में गोवा में पहली बार अंग्रेजों पुर्तगालियों के द्वारा आपको उपनिवेश स्थापित किया जाता है, जबकि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोची में लगती है, ठीक। ये सारी बातें आप सब याद किए रहिएगा। नेक्स्ट, ये आपको शानदार तरीके से ग्राम विकास और समाज, ये जो है ग्राम समाज और विकास, इसकी रचना मेरे द्वारा की गई है। आप जबरदस्त तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं चीजें जो है, ठीक है ना। और चलिए अगला, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? तो मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है, ये प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग के द्वारा, जर्मनी के गुटेनबर्ग, ठीक ना, गुटेनबर्ग के द्वारा आपको जो है ये खोज की जाती है। और भारत में पहली बार पुर्तगालियों के द्वारा आपको जो है ये भारत में गोवा में पहली मशीन लगाई जाती है। कहाँ पे? गोवा। गोवा में आपको पहले पुर्तगालियों के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिए, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? तो दक्षिण पूर्वी तट, ये आपको दक्षिण और पूर्वी तट हुआ। तो दक्षिण पूर्वी तट पर यही आपको तमिलनाडु था, तमिलनाडु में ही आपको सेंट थोमे जो था ये पुर्तगालियों के बस्ती हुआ करती थी। कौन सी? सेंट थोमे की आपको जो है पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती दक्षिण पूर्वी तट पर हुआ करती थी। नेक्स्ट आप बातें करेंगे, आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किस अनुसूची से है? 10वीं अनुसूची से, या आपको 8वीं अनुसूची से, 12वीं अनुसूची से, 13वीं अनुसूची से, या 11वीं अनुसूची से? तो भैया 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1993 ईस्वी में। और यह आपको किससे संबंधित है? तब आप बताइएगा कि यह आपको जो है 12वीं अनुसूची से है। जबकि यहाँ आप आएंगे तो यहाँ 73वां संविधान संशोधन, ठीक ना, ये किससे संबंधित है? तब बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन नगर आपको जो है कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था की बातें की गई हैं। वही 12वीं अनुसूची में आपको जो है नगर पालिकाओं के गठन की बातें आपको की गई हैं, नगर पालिकाओं के गठन की। वही 10वीं अनुसूची में दल बदल, क्या है? दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में भाषा आयोग की बातें आपको की गई हैं, ठीक ना, ये भाषा
आयोग, राजभाषा। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए एक एक चीजें आप सब याद कर लो जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक आपको बोलना है, देखना है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में, डायनेमो एक युक्ति है जो आपको परिवर्तित करती है। माइकल फैराडे के नियम के आधार पर डायनेमो का निर्माण किया गया है, या डायनेमो का निर्माण भी माइकल फैराडे के द्वारा ही किया जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बात आप सब जल्दी से फटाफट बताइए। तो डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में आपको परिवर्तित करने का काम डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हिंदी लिखा गया है और एक जबरदस्त श्रृंखला चल रही है। आप सभी से जरूर परचेज करिए और आपके सुनहरे भविष्य में यह बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिए, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, ये किसका उदाहरण है? तो ये गुरुत्वीय बल का उदाहरण है, या अभिकेंद्र बल का, या अपकेंद्र बल का, या घर्षण बल का। तब बताइएगा कि दूध से क्रीम को निकालने की प्रथा जो है ये अपकेंद्र बल पर या अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। ठीक ना, ये अंदर की ओर न लग के बल्कि बाहर की ओर अप के ओर लगता है। ठीक ना, तो अपकेंद्रीय बल के आधार पर ही दूध को मथने की क्रीम अलग हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर देखते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? यश चंद्रशेखर के द्वारा, या आपको हरगोविंद खुराना के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, या आपको यश रामानुजम के द्वारा? तो यश रामानुजम तो मैथमेटिक्स के थे, हरगोविंद खुराना जो थे ये आपको जो है कि डीएनए आरएनए की खोज से संबंधित थे। अब बचे सीवी रमन और यश चंद्रशेखर, तो इसे ब्लैक होल के सिद्धांत को यश चंद्रशेखर के द्वारा दिया जाता है। यश चंद्रशेखर का मतलब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक ना, इन्हें आपको नोबेल भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। साथ साथ ही इन्हें आपको चंद्रशेखर सीमा तय करने के लिए भी जाना जाता है। सीवी रमन प्रथम भारतीय थे जिन्हें आपको भौतिक का नोबेल दिया गया। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए भैया? आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए दुनिया में विख्यात है। E बराबर mc²। ठीक ना, ये एनर्जी जो है द्रव्यमान के आपको जो है mc² होता है, E बराबर mc²। आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश, एकदम जैसे बता दिए तो सब लोग, आधे लोग गलती आंसर देना चालू कर दिए। ठीक ना, तो ये किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आपको जो है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन इस युग के सर्वश्रेष्ठ मानव भी इन्हें घोषित किया गया है, आइंस्टीन को। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए, ये किसका आविष्कार विलियम रोंटजन के द्वारा किया गया? तो विलियम रोंटजन ने एक्सरे मशीन का आविष्कार किया, या रेडियो का आविष्कार किया, या आपको बिजली के बल्ब का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है विलियम रोंटजन के द्वारा किया जाता है, जबकि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया जाता है, और बिजली का आविष्कार जो है आपको किसके द्वारा? तो ये अल्वा एडिशन के द्वारा इसका आविष्कार किया जाता है, अल्वा एडिशन। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के ओर आइए। ये रहा आपके सामने नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से प्रयास से हम सबके आपको जो है कि सामान्य ज्ञान को जबरदस्त तरीके से लिखने का मैंने प्रयास किया है, और आप इसे देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश को यूरोप की रोटी की डलिया कहा जाता है? तो आपको जो है अभी यूक्रेन बड़ा झेला मार, एकदम समझ लीजिए, एकदम
आपको रूस ने इसको तबाह कर दिया। और यूरोप की रोटी की डलिया यूक्रेन को ही क्या कहा जाता है, जबकि अमेरिका में आपको प्रेरी घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और आपको यूक्रेन और हंगरी की सीमा पर स्टेपिज जो है घास का मैदान स्थित है। तो ये प्रमुख बातें रही। यूरोप की रोटी की डलिया यूक्रेन को कहते हैं, यहाँ गेहूं बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। जबकि जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जौ के उत्पादन में आपको रूस का विश्व में दूसरा स्थान है। कहवा? जौ के उत्पादन में रूस का विश्व में आपको दूसरा स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और हम सब चलते हैं। एकदम धीरे धीरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखलाओं को हम सब कर रहे हैं। शानदार तरीके से आप सबका जवाब भी आ रहा है। तो आइए हम सब देखते हैं आगे प्रश्नों को कि किस तरह के प्रश्न आपको आए हुए हैं। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? शायद ये आपको जो है कि ये आप सबके लिए पहली बार हो सकता है, ठीक ना, लेकिन इस प्रश्न को मैं एक दो बार और रिपीट करूंगा क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत कम बार आया है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप रूस और इसके बीच का विवाद देख रहे हैं, तो ये उससे प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। कौन सा है? कैस्पियन सागर है या वोल्गा है या आपको जो है बैकाल है या यूराल है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी साइबेरिया का मोती, इसे हिंदी में कहेंगे साइबेरिया का मोती किसे कहा जाता है? साइबेरिया का मोती, ठीक ना, ये किसे कहते हैं? भौगोलिक उपनाम में तब बतेगा कि बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। बैकाल झील जो है ये आपको जो है कि अरब सागर का मोती किसे कहते हैं? तो अरब सागर का मोती श्रीलंका को कहते हैं। ये आप सबको पर्ल ऑफ अरब सागर तब बताएगा कि आपको श्रीलंका को अरब सागर के मोती कहा जाता है। ये जबरदस्त तरीके से हमारे उमेश सर हैं, उनके द्वारा आपको ये किताब लिखी गई है। सामान्य गणित या एकदम लाजवाब लिखे हैं। आप सब जरूर एक बार इसे देखिए, परचेज करिए, आप सबको चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष सम्मान वापस ले लिया? किसने? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने, या आपको जो है कि हॉकी महासंघ ने, या ऑस्कर ने, या आईफा ने? किसने हाल ही में पुतिन से आपको श्रेष्ठ सम्मान वापस ले लिया? तब श्रेष्ठ सम्मान पुतिन से वापस लेने वाला कोई और नहीं, ये आपको जो है ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा आपको पुतिन से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का जो सम्मान था वो वापस ले लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है लुसाने में है, ठीक ना, ये लुसाने में है। और इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। 23 जून 1894 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में, आपको जो है स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका मुख्यालय आपको स्थित है। नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया की सबसे बड़ी विमान को नष्ट कर दिया? यानी यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में दुनिया की सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया, ये आपको बताइए एंटोनोव 225 या विमान होस्टोमेल या हारसोंग 12 या जिरकॉन? कौन से आपको यूक्रेन और रूस के हमले में ये आपको कौन सा जहाज जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान था वो नष्ट हो गया? तो एंटोनोव 225, एंटोनोव 225 जो है ये आपको जो है कि नष्ट हो गया, ठीक ना। ये आपको यूक्रेन का था और कार्गो विमान के नाम से इसे जाना जाता था। ये दुनिया का सबसे बड़े विमान था, ठीक ना। ये विमान क्यू के बाहर नष्ट कर दिया गया था, ठीक। क्यू जो कि
आपको यूक्रेन की राजधानी है। और देख रहे होंगे रोज न्यूज में बना हुआ होगा कीव और खार्किव। खार्किव रूस के प्राचीन राजधानी थे, कीव जो है ये वर्तमान में राजधानी है। और ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में है, ठीक ना। और एक महत्वपूर्ण बात, यूक्रेन जो है कि यूरोपीय संघ में शामिल हो गया है, लेकिन अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहां किया जा रहा है? यानी 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई का भारत में, बांग्लादेश, वियतनाम या दक्षिण कोरिया, इनमें से किस स्थान पर जो है कि 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया जा रहा है? तब बताइएगा कि दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन जो है ये आपको कहां किया जा रहा है? वियतनाम में। जबकि आपको 2023 का आपको जो है दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहां किया जाएगा? आपको 23 का कहां किया जाएगा? तब आप जवाब क्या देंगे? तब बताइएगा कंबोडिया में किया जाएगा। कहां पे? कंबोडिया। दिया ये आपको जो है 2023 में आपको 32वें इस दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा, जबकि 31वें आपको वियतनाम में किया जा रहा है 2022 में, ठीक ना। ये 2022 में, और यहाँ 32वां होना चाहिए, ये 32वां, ऐसे कर लो, ये सब हटा देते हैं। कंबोडिया 2023 में 32वां आयोजन, ठीक ना, 32वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कंबोडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट, ये शानदार तरीके से आपको आपके घर तक किताबें पहुंच रही होंगी, और जिनको किताबें चाहिए वो आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए आपके दरवाजे तक की व्यवस्था की गई है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहां शुरू की गई? ये तेलंगाना में की गई, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? किस राज्य में भारत पर सड़कों पर रहने वाले पशुओं के लिए आपको व्यवस्था शुरू किया गया है? किस राज्य में, ठीक ना। तब ये आप जल्दी से बताइए किस राज्य में आपको शुरू किया गया है? ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु राज्य में आपको जो है कि शुरू किया गया है भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए। जैसे चोट वोट लग जाती है, पशुओं को छुट्टा पशु छोड़ दिए हैं, तो उनके उपचार इस जो है कि एम्बुलेंस से किया जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समाचार पत्र में फिनलैंडीकरण शब्द बड़ा ही खतरनाक है, फिनलैंड से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? एक शक्तिशाली देश द्वारा छोटे देशों के विदेशी अधीनता को दर्शाने के लिए एक सामान्य शब्द के लिए है, या आपको स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली के तहत देशों के वित्तीय उधार देने से संबंधित है, या आपको औपनिवेशिक काल के दौरान फिनलैंड के विलय से संबंधित एक शब्द है, या फिनलैंड और उसके पड़ोसी देशों के एक नए क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शब्द से है। तब इस प्रश्न के जवाब में बताइएगा कि हाल ही में समाचार पत्र में फिनलैंडी शब्द जो था एक शक्तिशाली देश द्वारा छोटे देशों के विदेशी अधीनता को दर्शाने के लिए एक सामान्य शब्द जो है इसे ही फिनलैंडीकरण कहा गया, ठीक ना। ये फिनलैंडीकरण कहा गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली देश जो है वो आपको जो है कि पड़ोसी देशों को के किसानों को विदेशी नियमों के लिए आपको मनमानी तरीके से उससे वसूली करता है। कुछ चीजें एक मतलब किसानों के साथ एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत आपको जो है कि अपनी अधीनता बताता है, ठीक। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8
का खिताब किसने जीता? इसे पटना प्राइवेट्स ने, दबंग दिल्ली ने, बंगाल वॉरियर्स ने या बेंगलुरु बुल्स ने जीता? तब आप बताइएगा कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जो है ये आपको दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? दबंग दिल्ली ने इसको जीता। ठीक, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगले महत्वपूर्ण ये, तो इस तरह आप देखेंगे प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला समाप्त हुई आपके सुनहरे भविष्य के लिए और आप सबके लिए जो है कि बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह हम सब देखते हैं, आप सब इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।